अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से निकलना चाहा, मामला बीच में लटक कर रह गया। आज तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन गया स्पीकर के पास, लेकिन अब लगता है कि तहरीक इंसाफ भी इस्तीफे नहीं देना चाह रही, स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं करना चाह रहे। ये मामला इसी तरह लटका रहेगा जब तक कि टेकर शटअप के वाले से मुशावरत शुरू नहीं होती। इम्कान है कि तब तहरीक इंसाफ दोबारा असम्बली के अंदर वापस आ जाए, अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन बना के वज़ीर आज़म के साथ अगले निगरान शटअप के वाले से मुशावरत का हिस्सा बन जाए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली से निकलना चाहा, पंजाब असम्बली तहरील करना चाहिए, वो मामला भी बीच में लटक कर रह गया। इस सारी सूरत हाल में सबसे जो बड़ा इशू इस वक्त हो रहा है कि जो हैजानी कैफियत है वो सियासी गैर यकीनी को दिन ब दिन बढ़ा रही है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है हमारी मुआशी इस्तेहकाम को, हमारे इम्पैक्ट कर रही है। और मुआशी इस्तेहकाम जो है वो डायरेक्टली आपका इम्पैक्ट कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी को। इस वक्त मुल्क के अंदर दहशतगर्दी सर उठा रही है, दीगर बहुत से इशू सर उठा रहे हैं, जिसके लिए कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बात हुई कि दहशतगर्दी को कुचलना है हर सूरत में पूरी कौम की सपोर्ट के साथ। लेकिन जाहिर है इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, क्या वो इस कैफियत में है कि हम कोई बड़ा ऑपरेशन मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ स्टार्ट कर सकें, जो हमारे दिफाई जो तकाज़े जो ज़रूरियात हैं वो पूरा कर पाएँ। इसके अलावा नाज़रीन, जो अब ये जो हैजान की कैफियत है अगर ये बरकरार रहती है तो क्या 8 महीने के लिए नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो इसी तरह से मुल्क का निज़ाम चला पाएगी, या फिर अब सबको बैठना होगा? इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी आज पाकिस्तान टुनाइट में। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, और हमें प्रोग्राम में आगे चल के ज्वाइन करेंगे अतर काज़मी साहब, मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब और शहीद काजी साहब। उनका एनालिसिस प्रोग्राम में शामिल करके सबसे पहले बात करते हैं असद कैसर साहब से। असद कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज आपकी मुलाकात हुई स्पीकर नेशनल असम्बली के साथ, डेलीगेशन गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक तो उसमें जिस तरह पहले बताया गया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी होना था और उसके अलावा परवेज़ खटक साहब ने भी शामिल होना था, फिर एंड टाइम पे उन्हें हाँ साहब ने बुला लिया। आपने हेड किया इस डेलीगेशन को। स्पीकर साहब के साथ इस मीटिंग में जो चीज़ें सामने आई हैं, ज़रा उन पर पहले आपकी राय में लेना चाहूँगा कि 4 आपके अरकान नवाज़ इलाही साहब, तालिब नकई, गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम मोहम्मद लाली साहब ने तो वहाँ पे एप्लीकेशन दे रखी है छुट्टी की कौमी असम्बली के अंदर। फिर 22 अरकान ने स्पीकर को टेलीफोन किया, स्पीकर साहब ने आपके सामने तफसीलात शेयर की, और फिर 6 अरकान आपके ऐसे जिन्होंने कहा कि अगर आप इज्तिमाई इस्तीफ़े कबूल करते हैं तो हमारे तो दस्तखत ही दुरुस्त नहीं है, जाली हैं। ये क्या माजरा है सर? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सबसे पहले तो स्पीकर साहब के साथ बहुत इख्तराम है, उसके ओहदे का भी इख्तराम है। हमने उसके साथ जो है ना एक जो नुक्ता रखा सबसे पहले कि जो हमारी रिजिग्नेशन थी इसकी फाइल तो कासिम सूरी साहब जो स्पीकर थी तो उसने अप्रूव करवाया था, और उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो असेंबली रूल्स है उसके मुताबिक जो है तमाम प्रोसेस का मुकम्मल किया था। मतलब फाइल कंप्लीट था, सिर्फ उस फाइल को जो है ना फिर वो इलेक्शन कमीशन में भेजना था, और उसको भी हमने लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है ना सारी इस्तीफे जो है ना ये मंजूर करवाए। मुझे समझ नहीं आ रही, हमने उससे कहा कि सबसे पहले तो चूंकि वो एक्स स्पीकर था और उन्होंने एक फैसला किया था तो मॉरली बनता है कि उसी डिसीजन को आप जो है ना जाने देते, क्योंकि आप नहीं था, वो ऑलरेडी पहले से हो चुका था। दूसरी बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि ये जो है ना हाथ से लिखना चाहिए और 1-on-1 जो है ना सबके साथ मुलाकात होनी चाहिए, तो ये जो 11 MNAs को इन्होंने डी नोटिफाई, तो क्या इनको बुलाया था? क्या उनसे उन्होंने राय मांगी थी? बल्कि वो पॉलिटिकल डिसीजन था। उन्होंने देखा कि जिस हल्कों में हम कम मार्जिन से जीते थे और या पीडीएम के वोट ज्यादा बनते थे, उन्हीं को उन्होंने सिलेक्ट किया, उन्हीं में इलेक्शन किया। तो ये फैसला जो है ना, अभी तो आप लोग इस्तीफे देना चाह रहे हैं ना, अगर देना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअली जाके उसकी तस्दीक कराने में क्या हरज है? स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मैं इंडिविजुअली एक करके बुलाऊंगा, आप लोग कह रहे हैं कि हम पूरे वक्त की सूरत में जाएंगे, तो इससे तो बाजार यही लग रहा है कि ना वो एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड है, ना आप इस्तीफे देने में इंटरेस्टेड हैं। ये सिर्फ एक सियासत हो रही है दोनों तरफ से इस पर। देखिए, ट्रस्ट डिपॉजिट है। सबसे पहली बात यह है कि हम क्यों इंडिविजुअल करें? ये एक दो को इंटरव्यू करेंगे, फिर उनके पास टाइम नहीं होगा, या एक मुल्क से कोई बाहर चला जाएगा 15-20 दिन के लिए, वो प्रोसेस जो है ना फिर नया करेगा, वो तो मसला नहीं है। जब तक हमने उसको ये भी कहा कि आप हमें एक डेट दे दे, उस डेट में हम तमाम MNAs को लेके आएंगे। आप बेशक आप हमें इज्तिमाई तौर मिलते हैं
या एक एक को बुलाते प्रोसेस करते हो कि नहीं मैं 10-15 से ज्यादा नहीं कर सकता, तो हम ये रिस्क क्यों लें? वो करके ना फिर इसमें रिस्क कैसा है सर? क्या आपको शुभ है अपने अरकान के ऊपर कि वो जाके वहां पे कोई जाके वेरीफाई ना करे? नहीं समर साहब इस तरह नहीं है। देखिए साहब ने कहा कि मैं ये कंफर्म करूंगा, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं हो रही यार। एक महीने है वो 7 लाख अवाम का नुमाइंदा है, वो मजबूत आदमी होता है, वो लीडर होता है, वो इस तरह नहीं होता कि वो कोई उसको हांग के लेके जबरदस्ती नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो कहा कि जो है ना मैं एक एक करके, तो आपने 11 को क्यों किया? फिर इन 11 को क्यों आपने जो है ना एक तरफा किया? वो मैंने पहले भी बात की, असल में ये है इनका पॉलिटिकल डिसीजन। आप तो देख रहे हैं, यानी ये भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवा रहे। इस्लामाबाद में इलेक्शन के लिए कितनी मेहनत हुई, कितना कैंपेन हुआ, और यहाँ उन्होंने जो है भाग गए उससे। कराची में भी भाग रहे हैं। तो सर अब तय क्या पाया कि सर अब तय क्या पाया? आप लोग फिर जा रहे हैं तस्दीक के लिए इस्तीफों की, नहीं जा रहे? आज क्या आउटकम क्या निकला मुलाकात का फिर फाइनली? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या दोबारा स्पीकर के पास जाएंगे? स्पीकर साहब जो है ना मूड में नहीं है कि वो मंजूर करा दें, उसका जो हमने देख लिया है। तो अभी हम अपने ऑप्शन देखेंगे। हमारी आज मीटिंग थी, मैं तो कई मुल्क से बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, तो शायद में नहीं, वो बाकी हमारे दोस्त चले गए हैं, वो मशावरत करेंगे। तो हम वो अदालत का भी सोच रहे हैं कि क्या हम इसमें अदालत पे जा सकते हैं, कि कितनी गुंजाइश है, या और क्या जो है ना ऑप्शन जो है ना हो सकते हैं। तो इस पे हमारी मशावरत हो रही है इसके ऊपर। दोबारा आपने कोई इस्तीफे इकट्ठे किए थे अरकान से हैंड रिटन? चूंकि पहले वो टाइप थे जो इस्तीफे, उनमें 123 ने पूरे आपको इस्तीफे जमा करवाए हाथ से लिखे हुए? देखो बहाना कर रहे हैं ना, अगर हम हाथ से भी कर लेंगे तो कोई और बहाना आ जाएगा। करना या ना कर, देखो ये पॉलिटिकल वेल है उसका, चूंकि पॉलिटिकल वेल नहीं है तो वो दूसरी जगह से, आपको पता है कि बोर्ड लीडर हैं जितनी भी मुल्क के एलीट्स हैं, जो स्टेटस को है वो एक तरफ है और अवाम दूसरी तरफ है, तो वो तो ये नहीं करेंगे। और इस वक्त जो है ना ये अवाम और स्टेटस को की जंग है, तो इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। हमारा देखो, हमारा तो हमने तो अपने आप को मैराथन के लिए तैयार किया हुआ है। हम तो स्ट्रगल पे बिलीव करते हैं। हम तो स्ट्रगल करेंगे। साहब और परवेज खट्टक साहब क्यों नहीं थे डेलीगेशन के अंदर? उनका नाम भी कल सुना आया था कि वो भी जाएंगे डेलीगेशन के अंदर, फिर आखिरी टाइम पे उनका फैसला हुआ कि वो नहीं जा रहे। उसकी अर्ली मीटिंग डिसाइड हुआ, कल खान साहब से बात हुई रात को, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे कहा कि आप जो है ना लीड करें, और इन तीनों को उन्होंने बुलाया कि आप इधर आए। वो कोई उसके साथ मशवरा करना चाहता था पंजाब की जो इस वक्त सिचुएशन है उसके ऊपर, और मुझे ये असाइनमेंट आप जो है ना ये 8-9-10 महीने इसको साथ लेके स्पीकर से मिल ले। और यानी आप कंसेंसस इस चीज पे बन रहा है कि दोबारा आप लोग स्पीकर के पास ना जाएं? आपको ये फीलिंग आ गई है कि वो इस्तीफे मंजूर करने में इंटरेस्टेड नहीं है? ये तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हम बाकी मशावरत करेंगे और इसके ऊपर हमारी आपस में डिस्कशन हो रही है, तो हम सिचुएशन को देख के कोई फॉर टाइम बीइंग फैसला यह है कि दोबारा स्पीकर के पास नहीं जाएंगे, मुशावरत के बाद बाकी फैसले होंगे। हाँ, मशावरत जब अभी, चूंकि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारे अभी मशावरत इसके ऊपर नहीं हुई। हमने अपने प्रपोजल तो दे दिए और हमने अपने प्रपोजल दिए, सब तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए बेहतर यह है कि अदालत से हम रुजू करें। यानी आपकी कमेटी ने ये प्रपोजल दिया इमरान खान को कि स्पीकर के पास ना जाया जाए बल्कि अदालत से रुजू किया जाए, दोबारा पेश नहीं ना हुआ जाए राजा परवेज अशरफ के पास। यस, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, क्विकली मुझे बताइएगा कि कौमी असम्बली में दोबारा कोई आने का ऑप्शन भी बन सकता है? चूंकि वो इस्तीफे मंजूर कर नहीं रहे, आप अदालत जाएंगे, अदालत फिर आपको भेजेगी, जाएं जाके कौमी असम्बली के अंदर जाके करें। चूंकि अदालत तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। प्रोसीजर जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी आप गए थे, वहाँ भी यही आपको बताया गया था कि इस्तीफों के बारे से 3 शराइत वहाँ पे बताई गई थी। अगर आप अदालत जाते तो फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला 6 सितंबर वाला सामने आ जाएगा, जिसमें कहा गया था कि आपका इस्तीफा जो है वो रजाकाराना होना चाहिए, आपका इस्तीफा जेन्युइन होना चाहिए। जो मेंबर है इस्तीफा दे रहा है वो अपनी सीट छोड़ने का उसका फैसला, उसका अपना जाती फैसला हो, तो फिर तो आपको दोबारा इंडिविजुअली जाके तस्दीक करनी पड़ेगी शायद अदालत के बाद ही। सबर साहब, आपके पास तो वो उस दिन की वीडियो होगी, तो आप मेहरबानी करें उस दिन वीडियो भी चलाए ना, ताकि आज आप प्रोग्राम चलाते हो तो वीडियो निकालो। शाहूद कुरैशी साहब उठ के खड़े हो गए, हम सब उसके साथ खड़े हो गए। सर वो इनफरादी होता है इस्तीफा ना, इनफरादी होता है। एक मेंबर अपना इस्तीफा अनाउंस कर सकता है, वो सारे हाउस में पीछे बैठे सारी पार्लिमानी पार्टी के बिहाफ पे इस्तीफा नहीं दे सकता कि हम सारे दे रहे हैं।
कानून तो यही कहता है, आप खुद स्पीकर हैं सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि या वो अपनी सीट पे खड़ा होकर अनाउंस करे मैं इस्तीफा दे रहा हूं, या वो आके तस्दीक करे स्पीकर के पास। ये हम सब ने मुत्तफिका रेजोल्यूशन पास की। जब शाह कुरैशी साहब ने कहा सब रिजाइन करते हैं तो सब ने कहा ये आप निकाले हो, तो रेजोल्यूशन हो गई ना। हम सब ने इकट्ठा होकर देखिए, कानूनी तौर पर तमाम तकाजी पूरी की गई हैं। ये सिर्फ इनको जो है ना खौफ और एक उसके पॉलिटिकल विल नहीं है, इसके अंदर खौफ है कि ये अगर, क्योंकि हमने तो इलेक्शन की तरफ जाना है, हम तो सिर्फ मुतालिबा ये है कि फौरी इलेक्शन हो, और इलेक्शन का हमारा मकसद ये है कि आवाम से रुजू करे। हम तो ये नहीं कहते हैं कि आप हमें हुकूमत दे और आप जिसको मैंडेट दे। सही सर, वो तो कह रहे हैं कि हमें फिलहाल हमारा इलेक्शन का कोई मूड नहीं है, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। खान साहब भी एक रोज़ पहले ये कह रहे थे लाहौर में साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर कि मुझे अर्ली इलेक्शन होते हुए अब नज़र नहीं आ रहे, चूँकि ज़ाहिर हुकूमत ने फैसला नहीं करना, जो हुकूमत के पीछे जो लोग हैं वो जब चाहेंगे तब इलेक्शन होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब 2 रोज़ पहले हम न्यूज़ पे ही बात करते हुए कह रहे थे कि असम्बली में आने की दावत बिलावल भुट्टो जरदारी ना दें, शहबाज शरीफ को ये दावत देनी चाहिए। तो अगर शहबाज शरीफ दावत देते आपको असम्बली में वापस आने की, तो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करने के लिए आप लोग असम्बली में वापस आ सकते हैं, कोई ऐसी तजवीज़ है? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें एक शर्त है कि सबसे पहले मुज़ाकरात जो है ना वो अब ऐलान करे शहबाज शरीफ कि हम अर्ली इलेक्शन के लिए तैयार है और इलेक्शन रिफॉर्म चाहिए, और अगर रिफॉर्म के लिए कोई कानून साजी है तो उस सूरत में हम असम्बली में आने के लिए तैयार है। एजेंडा नंबर 1 जो है ना वो अर्ली इलेक्शन है कि वो बताए कि मैं अर्ली इलेक्शन के लिए तैयार हूँ और इसमें मैं कोई रिफॉर्म चाहता हूँ, वो असम्बली से इस सूरत में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका असद कैसर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। असद कैसर साहब के तहरीक इंसाफ में अब ये कंसेंसस बन रहा है कि स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज अशरफ के सामने दोबारा पेश ना हुआ जाए। अब इस्तीफों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेगी। अतर काज़मी साहब, इस्तीफों के मामले पे तो लग ये रहा है बज़ाहिर के ना तहरीक इंसाफ इस्तीफे देने के मूड में है, ना राजा परवेज अशरफ साहब या PDM इस्तीफे मंजूर करने के मूड में। वहाँ भी हीले बहाने, यहाँ भी हीले बहाने। लगता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि एंड पे जब केयर टेकर सेटअप बनने का जब भी मौका आएगा तरीके साहब मुझे लगता है वापस आ जाएगी। ये मेरा एनालिसिस है, जस्ट मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। तो विंडो ओपन रखना चाह रहे हैं वो जी। मसला ये कि गेम तो इस वक्त हुकूमत के हाथ में है। जब राजा परवेज अशरफ साहब ने लास्ट टाइम 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए थे तो क्या उनको पहले गले मिले थे और उन्होंने कान में बताया था राजा साहब मंजूर कर लें? उस वक्त क्यों मंजूर कर लिए थे? अब क्या चीज उनको रोक रही है? देखें नजर क्या रहा है, लोगों को ये देख रहा है कि जी स्पीकर साहब के पास है इस्तीफे, स्पीकर साहब अगर मंजूर कर लें दुनिया की कोई ताकत उसको चैलेंज नहीं कर सकती है, वो किसी अदालत में कोई नहीं जा सकता, तो वो मंजूर करके इनको फारिग कर दें। तो ये इश्यू तो ये है कि इस वक्त ये नहीं आप कह सकते कि तहरीक इंसाफ भाग रही है। लेकिन काज़मी साहब मसला ये है कि जो आज अंदरूनी कहानी सामने आई इस मुलाकात की तहरीक इंसाफ के वफ्द की और स्पीकर नेशनल असम्बली की, कि 22 अरकान ऐसे हैं कि जो टेलीफोन कर रहे हैं राजा परवेज अशरफ को कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएँ। 6 ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि हमारे दस्तखत जाली हैं, अगर आप इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करते तो हमारे दस्तखत जो हैं वो ओरिजिनल नहीं है। 4 ऐसे हैं कि जिन्होंने छुट्टी की दरखास्त तक दे दी है, मरात लोग ले रहे हैं। और देखें अब ये भी कह सकते हैं 15 ऐसे हैं जो पुल पे खड़े हैं और उन्होंने कहा हम खुदकुशी कर लेंगे अगर इस्तीफे आपने मंजूर किए। भाई वो किधर हैं? वो कौन से मुल्क में, क्या यूगोस्लाविया में हैं? देखें उनको सामने क्यों नहीं लेके आते? जब इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे 1 by 1 तो तब भी तो वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे, पता चल जाएगा। और राजा रियाज साहब भी तो उसी पार्लियामान में बैठे हैं, उनको कौन खा गया? तो ये बात समझ नहीं आती कि वो कह रहे हैं 15 बंदे इधर हैं 14 बंदे उधर हैं। भाई आप बता दें वो कौन से इतने हैं जिनको इख्तलाफ भी है जमात से, वो इस्तीफा भी नहीं देना चाहते, वो पूरी कौम के सामने वो आ भी जाएंगे। वो तो इसीलिए कह रहे हैं कि इंडिविजुअली एक बंदा आ जाए, आके तस्दीक कर ले, रोजाना 10-10 कर ले। आप बेशक वो कह रहे हैं तस्दीक के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन एक आ जाए। लेकिन खैर मेरा तो यही है, पहले तो वो ये करें, मेरी टेक तो ये है कि दोनों तरफ से जो है ना इसमें ये एक फिक्स मैच है। राजा साहब एक काम कर देना, वो जो उनको जो लोग रोज मिस कॉलें मार रहे हैं जो कह रहे हैं हमारे इस्तीफे ना, उनके तो ना मंजूर करें ना, उनके तो ना मंजूर कर। जब उनको पैगाम आ गया, स्पीकर को बता दिया, अभी भी उनकी तसल्ली नहीं हुई, उनके तो ना मंजूर करें, बाकियों के देख लेंगे। मुजम्मिल सर वर्दी साहब, ये इस्तीफा वाला तो मुझे तो फिक्स मैच लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि वाकईतन तहरीक इंसाफ इस्तीफे देने में संजीदा है और स्पीकर साहब मंजूर करने में संजीदा है? सिर्फ ले तो लाल इसमें हो रही है, जरा कुछ टेक्निकली चीज़ें जो है वो डिले हो रही हैं। लेकिन 2014 का रेप्लिका है, 2014 में भी यही सूरत हाल थी। अयाज सादिक साहब स्पीकर थे, वो अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं बैठा हुआ हूँ, आप एक एक करके आएँ और अपनी तस्दीक करा दें। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि हम एक एक करके नहीं जाएंगे, हम इकट्ठे अंदर जाएंगे, हमने एक एक करके नहीं जाना। और मीडिया सारा खड़ा था,
अयाज सादिक साहब बाहर आए, उन्होंने कहा कि आप मैं अंदर बैठा हूं, आप एक एक करके आएं और अपने इस्तीफे की तस्दीक कराते जाएं। शाह महमूद साहब ने कहा नहीं, आप इस हॉल में हम 35 के 35 बैठे हैं, इकट्ठे तस्दीक करें। उन्होंने कहा रूल्स और कवायद इसकी इजाजत नहीं देते हैं। देखें स्पीकर ने 14 का रेप्लिका करा तो 14 वाले में तो फिर तहरीक इंसाफ वापस भी आ गई थी, तो अब भी आपको फिर तहरीक इंसाफ लग रहा है वापस आ जाएगी असेंबली में केयर टेकर सेटअप बनने से कोई महीना पहले? मई में इन्होंने इस्तीफे, अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, मई में इन्होंने इस्तीफे दिए। ये इस्तीफे देना चाहते तो 10-10 करके भी तस्दीक कराते तो जो अप्रैल से तो ये हर कौमी असेंबली के इजलास में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़े होके इस्तीफों की तस्दीक करना शुरू करें तो कौन इनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने से रोकेगा? और अपने इस्तीफे की तस्दीक से सारा कुछ वहाँ ओपन होता है। सवाल ये है कि ना ये देना चाहते हैं ना वो तस्लीम करना चाहते हैं। उनका भी ख्याल है कि टाइम गुजर रहा है, ठीक है। पीटीआई का भी ख्याल है टाइम गुजर रहा है, ठीक है। मुल्क में अदम इस्तेकाम है। इमरान खान साहब ये ऐसे ही है जैसे उन्होंने कहा मैं असेंबली पंजाब से तमाम असेंबलियों से निकल जाऊंगा, फिर उसके बाद जब पंजाब नहीं टूटी तो केपी तोड़ दी, सिंध से इस्तीफे दे दिए, बलोचिस्तान से इस्तीफे दे दिए। अब क्या पंजाब की असेंबली नहीं टूट रही तो आप वो तो सब में इकट्ठे देके एक इम्पैक्ट क्रिएट करना था ना, एक में रह जाए दूसरे में कर दें, वो भी तो अहमकाना फैसला होगा ना। फिर 170 इस्तीफे पंजाब असेंबली में उनका स्पीकर है वो मंजूर कर लें, उसका भी इम्पैक्ट आ जाए। किसने रोका है इम्पैक्ट? और ये असद कैसर साहब से पूछें कि इन्हें इस्तीफा देने की इतनी जल्दी क्या थी बतौर स्पीकर कि ये काम कासिम सूरी साहब पर छोड़ गए, इन पर कोई अदम एतमाद हो गई थी। ये अपना काम मुकम्मल करके जाते, सारे इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन से नोटिफाई करा के जाते। स्पीकर करे डिप्टी स्पीकर करे, दोनों की अहमियत तो बराबर है, दोनों बराबर। लेकिन अदम एतमाद तो सिर्फ अभी वजीर आजम के खिलाफ हुई थी ना। असद कैसर साहब को दौड़ने की क्या जरूरत थी कि वो उन्होंने दौड़ लगा दी फौरी तौर पे पार्लियामान से स्पीकर के ओहदे से। अब वो कहते हैं मैं स्पीकर नहीं रहा लेकिन कौमी असेंबली का रुकन अभी तक मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। अपना बतौर रुकन कौमी असेंबली इस्तीफा ही मंजूर करके चले जाते, ठीक हो गया, मैंने तो दे दिया है। तो बात है कि ये युगोस्लाविया का चक्कर नहीं है, ये पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक सियासत है और उसमें हम 2014 से पीटीआई के ये ड्रामे देख रहे हैं कि वो पार्लियामान इक़्तिदार मिल जाए तो पार्लियामान में आ जाते हैं, इक़्तिदार चला जाए तो पार्लियामान से चले जाते हैं। सिर्फ उन्हें पीडीएम ने भी ऐलान किया था 2021 में इस्तीफे देने का, उन्हें सिर्फ इक़्तिदार वाली पार्लियामान चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए। क्यों यातर साहब वैसे ही आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को पार्लियामान तब अच्छी लगती है जब हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो तो पार्लियामान अच्छी नहीं लगती? क्योंकि करने को तो बड़े काम है, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं अगर वो असेंबली के अंदर बैठे हो। जिस तरह मैंने बात की केयर टेकर सेटअप जब बनेगा तो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाउंड है कि वो उससे मुशावरत करे। बाहर बैठे हुए लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुशावरत नहीं होगी, वो जो पार्लियामेंट के अंदर बैठा है। देखिए खान साहब को शायद अल्टीमेटली आना ही पड़ेगा, जो कुछ भी होगा वो तो होगा पार्लियामेंट के थ्रू ही। और अभी भी उनकी ख्वाहिश तो यही है, बाजार वो यही कहते हैं कि इंतखाबात करके इलेक्शन लड़के वो इसी पार्लियामान में आएंगे और जो दीगर भी जो जितने भी मोजिज क़यादत है या उनकी पार्टीज हैं वो भी इसी पार्लियामेंट में वापस आएंगे। इशू यहाँ पे ये है, नज़र क्या आ रहा है कौम को? नज़र ये आ रहा है कि एक शख्स है वो ये चाहता है कि मैं इंतखाबात में जाऊँ। अब ये एक आईनी उनका है, हक है, वो ये मुतालबा कर सकते हैं जिस तरह मोजिज पीडीएम वाले करते रहे। 3 बरस वो यही मुतालबा करते रहे और कहते रहे कि ये जाली असेंबली हैं, हम इनमें नहीं बैठेंगे। हम तो इलेक्शन के साथ ही कह दिया था कि हम नहीं मानते जाली असेंबली है और ये हम तो सेनेट में के इंतखाब में भी नहीं जाएंगे, ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। वो ये मुतालबा करते रहे, ये उनका आईनी हक था कि वो मुतालबा करते रहे। पर उस दौरान भी हमने देखा कि मुल्क चलता रहा, कोरोना भी आया, नई इंडस्ट्री भी लगी, 6% तरक्की भी होती रही। अब ये 13-14 जमातों की हुकूमत है, ये कहते हैं कि एक शख्स इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है, हमसे इकॉनमी भी नहीं चल रही, हमसे ये भी नहीं चल रहा, गवर्नेंस भी नहीं हो रही है, दुनिया में भी हमारी आइसोलेशन होगी, IMF भी हमसे कोई बात नहीं कर रहा। तो ये इशू है कि इनकी जो नाअहली है वो आड़े आई हुई है और वो आड़े ना सिर्फ गवर्नेंस में आई हुई है, वो इंतखाबात में जाने के आड़े भी आई हुई है कि अगर इनको पता है कि हम इंतखाबात में गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम। सर रियासत है तो सियासत है। इस वक्त हालात ये बने हुए हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास रिजर्व जो हमारे तेज़ी के साथ गिर रहे हैं, हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, और अगले महीने शायद वो $5 बिलियन पे आ जाए। यहाँ $6.1 बिलियन पे हम खड़े हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के अंदर भी बात यही हुई कि दहशतगर्दी को क्रश करना है पाकिस्तान के अंदर से, दोबारा से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर सर उठा रही है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसे के बगैर आप ये जंग नहीं लड़ सकते किसी सूरत में भी।
कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर भी यही दो चीज़ें मुमकिन तौर पर डिस्कस होंगी, एक दहशतगर्दी, नंबर 2 मईशत। ये दोनों चीज़ें जुड़ी हैं आपस में। सिर्फ मुआशी बहरान जो है वो सिर्फ आपके मुल्क के बाकी चीज़ों को असरअंदाज नहीं कर रहा, सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज करता है वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी को आपकी जो है वो उस पर सबसे ज़्यादा उसका पड़ता है, इफेक्ट आता है। तो नेशनल सिक्योरिटी भी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, इकॉनमी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो वाई नॉट के सारे बैठ क्यों नहीं जाते यार, बैठ के मसले का हल निकालें, बाद में सियासत होती रहेगी। देखिए यही बातें तो खान साहब ने किसी को बताई नहीं थी कि इकॉनमी मुतासिर होगी अगर इस मौके पर हुकूमत गिराई गई। किसको खान साहब ने बताया था? किन लोगों से खान साहब ने मीटिंग्स की थी? अपने वजीर खजाना को भी भेजा था। उस वक्त इनको क्या क़यामत आई हुई थी कि हुकूमत गिरवानी है? अब ये आगे हैं ना। अब अगर मईशत पहले 17 अरब डॉलर थे या 16 अरब डॉलर आपके रिजर्व थे, 6 महीने में ये 10 अरब डॉलर खा गए हैं, तो भाई ये इनकी जिम्मेदारी है ना। क्या 6 महीने पहले चमन के बॉर्डर पे या किसी और बॉर्डर पे हमारे अफगान फोर्सेस हमारे ऊपर बमबारी कर रही थी? क्या दहशतगर्दी की ये सिचुएशन थी? भाई आए ये इक़्तिदार में, नैब के कानून ये चेंज करें, अपने मुकदमात में रिलीफ ये लें, अपने बच्चों को रिश्तेदारों को सरकारी मेहमान बना के वापस लाएं, अदालतों से रिलीफ लें, मज़े ये सारे लूटें, और जब मुल्क में मुसीबत आई है तो जनाब साहब मिल के बैठ जाएं। भाई आप तो बैठे हुए मिल के, आप सब कुछ कर रहे हैं, इक़्तिदार आपके पास, इख्तियार आपके पास, ताकत आपके पास, तो दूसरों से क्या गिला? आप करें 4 मीटिंग्स करें, 15 करें, हल निकालें, आपकी जिम्मेदारी। वक्त इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी नहीं थी। क्यों मुज़म्मिल साहब, जब ये पीडीएम सड़कों पे थी शायद उसका इतना इम्पैक्ट नहीं था, सबको पता था कि एक सफ़ा है, कुछ होने वाला नहीं है, शायद इसलिए ज़्यादा इतनी इंस्टेबिलिटी नहीं थी। आज वो एक सफ़े वाली बात नहीं है, तो इसलिए इमरान खान वाली जो मूवमेंट है वो ज़्यादा उसमें जान है, ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल है, और इसी की वजह से मुल्क के अंदर आज गैर यकीनी भी है। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा था कि अगर मेरी हुकूमत चली जाएगी तो मुल्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी। असल में वो ये कह रहे थे कि मैं जाऊंगा तो IMF का मुआहदा तोड़ के आपको ऐसी डिच में फेंक कर जाऊंगा कि आपसे दोबारा निकला नहीं जा सकेगा। वो थ्रेट कर रहे थे कि मैं जाऊंगा तो मैं आलमी मुआहदे जो हैं, मैं पेट्रोल 10 रुपये सस्ता कर दूंगा, बिजली सस्ती कर दूंगा। हालांकि मैंने IMF को लिख के दिया हुआ है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे दस्तखत हैं उसके ऊपर कि मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि आप मेरा इक़्तिदार जा रहा है, लिहाजा पाकिस्तान जाए मुश्किल में, चाहे जो मर्जी हो इस मुल्क के साथ, मैं मुआहदे तोड़ दूंगा क्योंकि मैं इनकी पासदारी नहीं करूंगा। ऐसा तो किसी हुक्मरान ने पहले जाती दफ़ा अपने इक़्तिदार जाता देखकर मुल्क को इस मुश्किल में फेंक कर नहीं गया और इस तरह आलमी मुआहदे तोड़ कर नहीं गया। तो ये एजाज़ भी सिर्फ इमरान खान साहब को हासिल है कि उन्होंने अपना इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान के साथ ये दुश्मनी की है। मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, वो बात करने के लिए क्यों नहीं तैयार, उस पर ये एक डिबेटेबल मामला है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर नए इत्तेहाद बन रहे हैं, कुछ पार्टीज टूट रही हैं, कुछ नई पार्टीज बन रही हैं, कुछ में इत्तेहाद दोबारा से हो रहे हैं। ये क्या मामला चल रहा है मुल्क के अंदर? बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन रही है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल मुल्क के अंदर बन रही है। एक कौमी असम्बली का महाज है, फिर पंजाब के अंदर सूरत हाल आप देखें तो वहाँ तहरीक इंसाफ छोड़ना चाह रही है, पंजाब असम्बली को तहलील करना चाह रही है, लेकिन ना परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं, ना वहाँ की अपोजिशन चाहती है कि असम्बली तहलील हो। इसी वजह से KP का काम भी रुक गया है, प्रोजेक्ट जो KP असम्बली की तहलील थी, और सिंध असम्बली से इस्तीफ़े, बाकी चीज़ें सारी रुक गई हैं। अतर काज़मी साहब, अब क्या लग रहा है आपको? तहरीक इंसाफ ने प्लान तो किया कि 2 जनवरी को वो फिर एक मीटिंग बुला रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ देखने के लिए कि एतमाद का वोट पहले ले लिया जाए पंजाब के अंदर। लग रहा है कि वो चीज़ भी कारगर साबित शायद ना हो सके, चूँकि PDM कह रही है हम सरप्राइज़ के लिए तैयार हैं, आप इनको देने के लिए बंदे के हमने शॉर्ट कर लिए हुए। देखें, तहरीक अदम एतमाद या फिर एतमाद का वोट वो अगर वो ले सकेंगे तो ले लेंगे, नहीं लेंगे तो उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। खान साहब को अब इन पे लगता है कि पॉलिटिकल साइड से कोई ज़्यादा उनको रहा नहीं है कि ये कोई बातचीत करेंगे या कोई असम्बली की तहलील होगी या अर्ली इंतखाबात होंगे, जो कि कल खान साहब ने कहा भी है गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर कि मुझे अब अर्ली इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो लोग जो हुकूमत के पीछे बैठे हैं, पुश्त पे हैं, वो नहीं चाहते, शायद वो जब तक नहीं चाहेंगे अर्ली इंतखाबात नहीं होंगे। तब रिज़ा खान साहब ने अब एड्रेस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। पहले उनकी पॉलिसी थी कि नहीं बात करेंगे, तब उन्होंने एड्रेस करना शुरू कर दिया इस्टेब्लिशमेंट को, नई इस्टेब्लिशमेंट को, कि भाई आप ही कोई रोल प्ले करें।
जी देखिए, वो ये समझते हैं कि मौजूदा जो सेटअप है उसमें जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वो किसी की मदद के बगैर नहीं हो सकती। हो सकता है उनका ये तासुर गलत हो, ये तासुर दुरुस्त ना हो, लेकिन उनको ये तासुर मिलता है बहुत सारी चीज़ों में। जिस तरह MQM इकट्ठी हो रही है, ये सारे लोग इकट्ठे चल रहे हैं, फिर आजम स्वाति साहब का केस चल रहा है, उसको आप किस आइसोलेशन में ही देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये उनका तासुर गलत है या दुरुस्त है तो ये तो हुकूमत ने साबित करना है। हुकूमत ये कहती है जनाब ऐसी कोई बात नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई किरदार नहीं है, जो कुछ भी है वो हम हैं, हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। इसहाक डार साहब हमारी मर्जी से वापस आए थे, जो कुछ हो रहा है वो हमारी मर्जी से हो रहा है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किसका बयानिया माने या किसका बयानिया सुने। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि जो जहां तक इंतखाबात की बात है, खान साहब को ये इंतखाबात इतनी जल्दी नहीं देंगे। और ये 25 मई जब आए थे खान साहब, और उस वक्त भी ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि जी 6 दिन के बाद इंतखाब हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा, 7 दिन के बाद हो जाएगा। और मैंने उस वक्त भी अर्ज की थी कि खान साहब को इसलिए नहीं निकाला गया कि उनको 6 महीने के बाद या 6 दिन के बाद या 1 साल के बाद दोबारा इक्तदार में आने दिया जाएगा। तो ये सेटअप तो हर मुमकिन कोशिश करेगा जो मौजूदा हुकूमत है कि खान साहब को रोकना है, वो इक्तदार में वापस ना आए। वो तो कहते हैं कि हम लोगों ने तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने सारा कुर्बान कर दिया है, इतनी कुर्बानियां दे के कड़े फैसले करके अवाम के ऊपर जो है बोझ डाल के ज़रा मीशत वो कह रहे हैं चल नहीं सकते अगर हम ये कड़े फैसले नहीं करते। अभी 9th रिव्यू भी IMF के साथ रुका हुआ है इसीलिए कि 1400 अरब रुपए के टैक्सेस लगने हैं, अवाम पे बोझ डलना है। जी जी। तो वो कह रहे हैं ये करके हम फिर इलेक्शन में चले जाएं, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, ये इनको पता नहीं था कि ये सब कुछ है, ये क्यों इक्तदार में आए। शहबाज साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था। इन्होंने पहले कहा कि 6 महीने में मैं सब कुछ दुरुस्त कर दूंगा, अब 8 महीने बाद कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये इतने भोले नहीं है, ये इक्तदार में आए थे, नैब कानून में तब्दीली, मुकदमात में रिलीफ, FIA के मुकदमे में रिलीफ, अपने काम इन्होंने सारे पूरे कर लिए। हाँ, जहां तक अवाम का ताल्लुक है उसके ऊपर इनको इशू है और इसी वजह से इनकी ख्वाहिश है कि ये सिस्टम किसी तरीके से तूल पकड़े, यानी टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाए या फिर जो भी निगरान सेटअप हो वो किसी तरीके से तवील हो जाए ताकि इनके ऊपर जो इस वक्त लोग भूल जाएं, और टेक्नोक्रेट्स का जो सेटअप वो तो अच्छे थे, ये ज्यादा बुरे। हाँ, टेक्नोक्रेट्स का जो मुबैना तौर पर अगर कोई सेटअप आ रहा है, मैंने सुना है मुजम्मल सोहरवर्दी साहब का नाम भी उसमें आ रहा है, वो भी शायद। साहब ये क्या बात कर रहे हैं अतर कादमी साहब कि आपका नाम टेक्नोक्रेट्स में आ रहा है? यकीनी तौर पे ये कोई जो है ना खबर इनकी झूठी है मुकम्मल तौर पर। दूसरा सर, ये जो नहीं चल रही है, आपने किस तरह झूठी कह दी? मैं कह रहा हूँ झूठी खबर तो सही। मुजम्मिल साहब आए नहीं है पिंडी इस्लामाबाद पिछले एक हफ्ते के अंदर, ये सारी डेवलपमेंट पिछले एक हफ्ते के अंदर सारी हो रही है। तो मुजम्मिल साहब ये तो फिर खान साहब ने एड्रेस करना शुरू कर दिया, जिस तरह मैं बात कर रहा था अतर कादमी साहब से कि वो अब पिंडी से बराह रास्त मुखातब होना शुरू हो गए कि भाई आप कुछ करें, आप कुछ करें। उनकी तमाम उम्मीदें जो थी एक पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, वहां से वो उम्मीदें दम तोड़ गई कि बातचीत हो नहीं रही सिस्टम के अंदर कोई। खान साहब की पॉलिटिक्स शुरू ही पिंडी और एस्टेब्लिशमेंट से होती है और ख़त्म भी पिंडी और एस्टेब्लिशमेंट पे हो जाती है। उनको पता है कि उन पॉलिटिक्स में का जो उनका प्रोजेक्ट था वो पाशाह से शुरू हुआ, ज़हीरुल इस्लाम तक आया, फिर फैज़ साहब ने दवाम बख्शा और उनको लगता है कि फैज़ साहब के जाने के बाद वो प्रोजेक्ट जो है वो मेरा वो एक DGISI से ऊपर वो अपनी सियासत को कभी लेकर जा ही नहीं सके। और वो आज भी कहते हैं कि जब DGISI बदल गया तो मुझे समझ आ गई कि मेरी सियासत खत्म हो गई है, मेरी हुकूमत खत्म हो गई है। तो जो हुकूमतें देखिए ना, यहाँ तो एस्टैब्लिशमेंट से पूरी हुकूमत ही खत्म होगी ना, तो वो तो हुकूमत खत्म होने को ही अपनी सियासत खत्म होना समझती है ना। उससे आगे उन्हें अगर सियासत समझ आती हो ऑपोजिशन की तो पार्लियामान में आकर सियासत ना करें, वो ना करें। वो तो मेरा मतलब है उनको तो एक ही चीज नजर आती है, हुकूमत है तो मैं हूं, नहीं तो नहीं हूं, वरना हुकूमत तो। अब आज पंजाब का क्या मसला है? एतमाद का वोट कल ले लें, क्या मसला है? सुबह एतमाद का वोट ले लें और असेंबली तोड़ दें जाकर। कुछ एक दो और कानून के मुल्क से बाहर है। नहीं, बुला लें वापस, मेरा मतलब बुला लें वापस। कब बुलाने में कौन सा मसला है? 2 जनवरी को शायद इस पे फैसला हो जाएगा, 2 जनवरी को फैसला इस पे हो जाएगा एतमाद का वोट लेना या नहीं लेना, चूंकि बुला लिया है पार्लियामानी पार्टी का इजलास। काफली को भी कहा अपनी अटेंडेंस पूरी करें, वहां बंदे काउंट किए जाएंगे, बंदे पूरे हैं तो ले लें एतमाद का वोट, नहीं है तो फिर नहीं लिया जाएगा। पिछली दफा जब जिस कौमी पंजाब असेंबली के इजलास में बहुत शोर था, उसमें भी 142 लोग थे PTI के, पर इनके PTI के अपने लोग इमरान खान की सियासत से मुत्तफिक नहीं है। वो वन मैन शो के तौर पे सियासत को चला रहे हैं।
वो अपने लोगों से 1 4 6 लोग हैं जो उनके ड्राइंग रूम तक जाते हैं और उस ड्राइंग रूम में फैसले होते हैं। ना वो पार्लिमानी पार्टी, ना कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, ना कोई और पार्टी का फोरम जहां वो डिस्कस करते हैं। एक सिंगल मैन आदमी कितना मेरा मतलब है चला सकता है, वो ऐसे ही चलाएगा जैसे चला रहा है। चलिए बहरहाल वो उसने दौड़े सबकी लगवाई हुई हैं, सिंगल बंदे नहीं। सईद काजी साहब, अब आपको किस तरफ ये जो है सियासी सूरत हाल जाती दिखाई दे रही है? खान साहब तो उम्मीद हो गए कि मुल्क में इलेक्शन फिलहाल होते नजर नहीं आ रहे, तो फिर क्या वापस आ जाएंगे खान साहब असम्बलियों के अंदर, तहरील वाला फैसला भी वापस ले लिया जाएगा और एक तगड़ी अपोजिशन करेंगे, या फिर ये जो आइनी बहरान है वो बढ़ते जाएंगे, सियासी बहरान बढ़ते चले जाएंगे, मुआशी सूरत हाल पहले हमारी खराब है वो मजीद खराब होती चली जाएगी, पीडीएम को मजीद फंसाया जाएगा? चलिए पहले तो मैं एक वजाहत कर दूं कि इमरान खान यकीनन उस अजीम जो एक लीनियज और एक जो लीडर्स हैं उनमें बिल्कुल नहीं आता। मसलन लेनिन हो गया, ट्रॉट्स्की हो गया, बोलीवार हो गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो गए, जितनी इनकी माशाल्लाह डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं और जहाँ पे जितनी डेमोक्रेटिक स्पेस है, ये जो फैमिली डायनेस्टीज हैं जहाँ पे छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसे कहते हैं मेरा बच्चा वज़ीर आज़म बनेगा, तो इतनी डेमोक्रेसी यकीनन इमरान खान में नहीं है। एक तो मैं ये वजाहत कर दूं, और बिल्कुल इमरान खान जो है वाहिद लीडर है जो GHQ से निकल के आया है, ना यहाँ जनरल जिलानी आया था ना यहाँ जनरल ज़िया-उल-हक आया था। ये तो मैं जरा थोड़ी सी वजाहत कर दूं। अब चलते हैं आगे। अब बात ये रह गई कि खेल खत्म हो गया, वो कैसे? मैंने अपने शो में 2 हफ्ते पहले अर्ज की थी बड़ी इनकसाराना कि ये जो स्क्रिप्ट की सियासत करते हैं, एक बिखरी हुई मैशत इनके स्क्रिप्ट के टुकड़े टुकड़े कर देगी, और वही हुआ। आज खुद मुस्लिम लीग नून कहती है और टेक्नोक्रेट्स जो साड़ी जान छुड़ाओ। ये जो मोजा है, मैशी मोजा करने आए हैं, हु वाज नेवर एन इकोनॉमिस्ट। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा वजीर खजाने बैठे हुए हैं, वो पर्सनल बैंकर होते हैं, लोगों को बताना होता है टैक्स कैसे बचाना है और क्या करना है। ये कौन से इकोनॉमिस्ट हैं? इनकी मैशत के चीथड़े उड़ चुके हैं, रो रहे, सरमायादार रो रहे हैं, आम आदमी को तो छोड़ें, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये जो लाइक एक्सपर्ट जो है, ये जो इस्लाम की लिबार्टरी थी, इसको करप्शन की लिबार्टरी बना दिया इन्होंने। और ऐसे करप्शन के तजर्बे माशाल्लाह हुए कि जनाब पाकिस्तान इज अ सेफ हेवन फॉर द करप्ट। तो अब हालत क्या है कि अब अनरेवल कर रही है सिचुएशन। अब इनके हाथ से, ये जो कहते थे ना बड़े लोग, मैं नाम नहीं लेता, करप्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, करप्शन होती है, हर मुल्क में होती है। और जब वो हो रहा है जो नो चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट, समझ नहीं आ रही कैसे पासे जाइए। लेकिन इसमें एक चीज और भी हो रही है मुजम्मिल साहब, नून लीग सख्त फैसले तो सारा कुछ कर रही है, वो जो एक भ्रम था, उनका जोम था शायद कि हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, तजुर्बाकार लोगों की टीम है, हम बड़े बड़े बुरानों से मुल्क को हम निकाल लेते हैं, तो वो भी लगता है कि वो भ्रम टूट गया है, वो जोम में मुब्तला थे, वो जोम भी टूट गया है। वो तो हालात दिन ब दिन खराब होते चले। अब शहबाज शरीफ साहब अब आके कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि हालात इतने ज्यादा बुरे होंगे जब हमने हुकूमत संभाली थी। वो तो शिकस्त मान रहे हैं अब एक तरह से। तो ये ठीक है कि हालात इस वक्त बहुत बुरे हैं, और ये भी ठीक है कि इस वक्त जो है मईशत के हालात बुरे हैं, लेकिन आप ये बात भी समझें कि ये मईशत के हालात इन 8 माह में तो बुरे नहीं हुए हैं। ये क्या चाइना जो अपने $2.5 अरब वापस ले गया था पाकिस्तान से, वो इस हुकूमत के दौर में ले गया था, या वो ये हुकूमत उनको वापस लाई है जो चाइना के दौर में? या सऊदी अरब ने जो अपने पैसे वापस ले लिए थे और बाद में बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे यहाँ रखे, आप मिन्नतें करके लेके आए, वो इस हुकूमत के दौर में हुआ था। जो आपके सबसे ज्यादा ट्रेड वेस्ट के साथ है, 3 साल अब जो है 4 साल आपकी पॉलिसी इतनी नाकाम थी कि आप सेटअप से नहीं निकल सके थे, और तो क्या उसकी जिम्मेदार ये हुकूमत थी? क्या आपको यही नहीं पता था कि आपके ट्रेड बेनिफिट्स किन के साथ हैं, आपके ट्रेड पार्टनर्स कौन हैं और आपकी पॉलिसी क्या है? आप न्यूयॉर्क में बैठ के अरबों के खिलाफ इत्तेहाद बना रहे थे और जहाज मोहम्मद बिन सलमान का इस्तेमाल कर रहे थे, जो फिर न्यूयॉर्क से वापस चला गया, और उसके बाद आपको पैसे भी वापस करने पड़ गए। तो यहाँ इस पाकिस्तान के साथ 3 साल में जो जुल्म किया गया है, उसके इकोनॉमिक जो नताइज हैं वो आज हमारे सामने हैं कि जो हमारे दोस्त ममालिक 70 सालों में हमारी मदद करते रहे, वो आज नाराज हैं और उनको ये लग रहा है कि इमरान खान की पॉलिसियां पाकिस्तान की राह में बहुत बड़ी रुकावट हैं। ठीक सर, मुझसे यहाँ पे एक मुझसे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे उस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान साहब को इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा, दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, सफबंदी इस तरह से हो रही है कि लगता है कि इलेक्शन की तैयारियां अब पूरे मुल्क के अंदर शुरू हो चुकी हैं। काज़मी साहब, क्विकली आपका कमेंट चाहिए होगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी टूट रही है, वहाँ पे JUI जोर पकड़ रही है, फिर कराची के अंदर आप देखें तो वही कामरान टेसोरी साहब के जिनको सेनेट का टिकट दिए जाने पर लड़ाई हो गई थी, आज वही कामरान टेसोरी साहब पूरी मुतहदा के डिवाइडेड फैक्शंस को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो हैपनिंग्स हो रही हैं, ये सफबंदी ज़्यादा अगले इलेक्शन के लिए हो रही है और लोगों को यकीन है कि जल्दी हो रहा है इलेक्शन शायद। देखें, बिल्कुल अगले इलेक्शंस के लिए हो रही है और इन्हीं सारी बातों की वजह से फिर मुख्तलिफ तासुर कायम होते हैं कि जनाब किसका क्या किरदार है। कामरान टसूरी साहब, वो कामरान टसूरी जिसके ऊपर MQM टूट गई थी, उसी कामरान टसूरी साहब को वापस लाया गया। अब तो यहां तक बातें हो रही हैं कि इमरान खान का कराची में रास्ता रोकने के लिए हो सकता है कि इज्जत माब अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी भी मुमकिन हो जाए। तो ये सारी बातें हो रही हैं, इसमें किसका क्या किरदार है, यकीनन सियासी लोगों का ही किरदार होगा, इसलिए कि सियासत तो सियासी लोग ही करते हैं। क्विकली कमेंट कीजिएगा सईद काजी साहब, आपको भी यही लग रहा है कि ये सफबंदी इलेक्शन के लिए हो रही है और इमरान खान का रास्ता मुकम्मल रोकने की तैयारी है कोई ऐसी? क्विक कमेंट। इमरान खान को चाहिए कि आज ऐलान कर दें कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, अगला बजट इनको बनाने दे, इलेक्शन पे इंसिस्ट ना करे। ये पाकिस्तान 2018 में नहीं बना था। इमरान खान 178 पे डॉलर छोड़ के गया था, 150 पे पेट्रोल छोड़ के गया था। यहाँ पे 35 लाख नौकरियां दी थी इन्होंने, 15 लाख जो है बंदा 35 चले। अभी जो लोग बेरोजगार हुए हैं, जरा फैसलाबाद पे जाके सर्वे करवा लें। इमरान खान कुड नॉट आस्क फॉर दी इलेक्शंस, बिल्कुल गलती कर रहे हैं वो। इनको करने दें। ये जो माहिरीन आए हैं ना, जो जड़ी बूटियों से कैंसर का इलाज करने वाले हैं, इनको करवाए, इनसे अगला बजट बनवाए और इनको भागने न देगा। मुज़म्मिल साहब, बड़ा अच्छा बड़ा जमहूरी अमल हुआ था, हुकूमत हमने हमारी निकाली है और ठीक करो, क्योंकि ये सारी बर्बादी तो 3.5 साल में हुई है। मुज़म्मिल साहब, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स से ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके चाहिए मुज़म्मिल साहब। ये जो कराची में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, ये किस चीज़ का इंडिकेशन है? ये 2018 में जो प्रोजेक्ट इमरान के लिए बाप पार्टी बनाई गई, MQM को तोड़ा गया, लोगों को अंदाजा हुआ कि उसका MQM को नुकसान हुआ उसका, तो सियासी जमातों ने अपनी जो उनके ऊपर जबरदस्ती जुल्म 2018 में इमरान खान को लाने के लिए किया गया, पंजाब में जनूबी पंजाब महाज बना दिया गया। आपने हर सूबे में देखा, ये मेरा मतलब है कि हर सूबे की वहां की पॉपुलर पार्टी को तोड़ के इमरान खान को लाने की कोशिश की, वहां की पॉपुलर पार्टी को तोड़ के जिन्होंने तोड़ा था वही रिवर्स कर रहे हैं या ये नेचुरली खुद ही रिवर्स हो रहा है? एडजस्टमेंट हो रही है, खुद अकल आ रही है कि इसका हमें नुकसान हुआ है। आफ्टर ऑल जब उनका असर गुजर गया, प्रेशर खत्म हो गया, तो लोगों ने अपनी सियासत सीधी नहीं करनी है। एक जुल्म की रात थी, वो खत्म हुई, एक अंधेरी रात थी, वो खत्म हुई। तो चलो, ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है मुज़म्मिल सरवर्दी साहब के बकौल, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जो भी है इस पॉलिटिकल गैर यकीनी जो है ये थमनी चाहिए, नहीं थमती तो फिर हमारी मुआशी सूरत हाल पहले अबतर है, मज़ीद इसकी हालत ख़राब तरीन होती चली जाएगी, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को। जो चैलेंजेस हमारे हैं, मशरक़ में इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब हो रहे हैं, उधर अफ़गानिस्तान यानी मज़ीद अब उसमें बिगाड़ आने का ख़तरा है। जिस तरह से भारत वहाँ पे स्टेज वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, खुद से किए जा रहे हैं, एक माहौल ख़राब करने के लिए पाकिस्तान के साथ इंतखाबात के लिए। उधर अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब, इंटरनली दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की शो में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।